चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। महाराष्ट्र चुनाव, एनसीपी अजीत गुट की पहली लिस्ट। 38 कैंडिडेट के नाम, बारामती से चुनाव लड़ेंगे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को एनसीपी अजीत पवार गुट ने पहली लिस्ट जारी कर दी। इसमें 38 कैंडिडेट्स के नाम शामिल है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार बारामती से चुनाव लड़ेंगे। यह बारामती लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। बारामती लोकसभा सीट शरद पवार की पारंपरिक सीट रही है। यहां से इस बार उनकी बेटी सुप्रिया सुले जीती थी। सुप्रिया ने लोकसभा चुनाव में अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को हराया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हम युद्ध नहीं, डायलॉग और डिप्लोमेसी के समर्थक। ब्रिक्स से दुनिया को प्रधानमंत्री मोदी का मैसेज। जहां दोस्तों रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया है। पीएम ने कहा है कि आज की बैठक के शानदार आयोजन के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि आज हम पहली बार विस्तृत ब्रिक्स फैमिली के रूप में मिल रहे हैं। ब्रिक्स परिवार से जुड़े सभी नए सदस्यों और साथियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक वर्ष में रूस की सफल अध्यक्षता के लिए राष्ट्रपति पुतिन का अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारी बैठक एक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व युद्धों, संघर्षों, आर्थिक अनिश्चितता, क्लाइमेट चेंज, आतंकवाद जैसी अनेक चुनौतियों से घिरा हुआ है। विश्व में नॉर्थ साउथ और पूर्व पश्चिम को तोड़ने की बात हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि महंगाई की रोकथाम, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी सभी देशों के लिए प्राथमिकता के विषय हैं और टेक्नोलॉजी के युग में साइबर सिक्योरिटी, डीप फेक, फेक न्यूज जैसी नई चुनौतियां बन गई है। ऐसे में ब्रिक्स को लेकर बहुत अपेक्षाएं हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा की सैनी सरकार ने कर्मचारियों को दिया दिवाली का तोहफा, महंगाई भत्ता बढ़ाया। जी हां दोस्तों, हरियाणा की नायाब सिंह सैनी की सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा करने की घोषणा की है। दिवाली से पहले राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को सरकार ने तोहफा दिया है। सरकार ने महंगाई राहत में भी वृद्धि की है। बढ़ा हुआ भत्ता बीते जुलाई महीने से प्रभावी रहेगा। यानी कि दोस्तों कर्मचारियों को यह पिछले 3 महीने का बकाया भत्ता एरियर के तौर पर भी मिल जाएगा। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत उनकी बेसिक भुगतान का 53% कर दिया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दंगल के लिए फोगाट परिवार को मिले थे 1 करोड़ रुपए। बबीता बोली, किरदारों के नाम तक बदलना चाहते थे मेकर्स, अकेडमी खोलने का सुझाव इग्नोर किया। दोस्तों शायद आपको याद हो, साल 2016 में दंगल नाम से एक फिल्म आमिर खान की रिलीज हुई थी जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। दोस्तों फिल्म दंगल ने पहलवान और पॉलिटिशियन बबीता फोगाट को घर घर में मशहूर कर दिया था। इस फिल्म ने दुनिया भर में 2160 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। हालांकि दोस्तों यह कहानी जिस फोगाट परिवार से प्रेरित थी उसे मेकर्स ने मात्र 1 करोड़ रुपए दिए थे। पूरी कमाई के 1% से भी कम यह पैसा था। बबीता फोगाट ने हाल ही में न्यूज 24 को दिए एक इंटरव्यू में इस बारे में बात की। जब बबीता से पूछा गया कि दंगल के मेकर्स ने फोगाट परिवार को कितने पैसे दिए तो बबीता ने कहा, हमें जो पैसा मिला वो फिल्म की पूरी कमाई के 1% से भी कम था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ऋषभ पंत ने टेस्ट रैंकिंग में कोहली को छोड़ा पीछे, सरफराज ने भी लगाई लंबी छलांग। जी हां दोस्तों, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी गई है। ताजा टेस्ट रैंकिंग में ऋषभ पंत और सरफराज खान को काफी फायदा हुआ है। सरफराज ने लंबी छलांग लगाई है, वहीं ऋषभ पंत ने टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट में जगह बना ली है। उन्होंने टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। यशस्वी जायसवाल टॉप 5 की लिस्ट में शामिल है। भारत न्यूजीलैंड के बीच मैंगलोर में टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेला गया था। इस मुकाबले में सरफराज और ऋषभ पंत ने दमदार प्रदर्शन किया था। आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी है। इसमें इंग्लैंड के जो रूट टॉप पर हैं, वहीं भारत के 3 खिलाड़ी टॉप 10 में शामिल हैं। यशस्वी जायसवाल नंबर 4 पर हैं, उन्हें 780 पॉइंट्स मिले हैं। ऋषभ पंत ने 3 स्थान की छलांग लगाई है और विराट कोहली से भी आगे निकल गए। पंत के पास 745 पॉइंट्स हैं और कोहली 8वें पायदान पर हैं और ऋषभ पंत 7वें पायदान पर है। इन 3 के अलावा कोई भी भारतीय टॉप 10 में शामिल नहीं है। वहीं दोस्तों सरफराज खान अपनी 150 रन की पारी की बदौलत 53वें स्थान पर पहुंच गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सीमा पर शांति बनाए रखना प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच 50 मिनट चली बैठक। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बुधवार को रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान अपनी पहली द्विपक्षीय बैठक की, जो पिछले 5 सालों में हुई है। यह बैठक करीब 50 मिनट तक चली। यह बैठक उस वक्त हुई जब भारत और चीन ने देपसांग मैदानी क्षेत्र और डेमचोंग क्षेत्र में एक दूसरे को गश्त
गश्त करने के अधिकार बहाल करने पर सहमति जता दी। यह पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के संघर्ष को सुलझाने की कोशिश को दिखाता है। वहीं दोस्तों, द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए हमारी बैठक अहम है। सीमा पर सहमति का स्वागत है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। साक्षी मलिक बोली, बबीता ने आंदोलन के लिए उकसाया। गीता ने कहा, WFI अध्यक्ष कौन बनना चाहता था, सबको पता। विनेश ने पूछा, मुझे कौन सा लालच। जी हां दोस्तों, ओलंपिक में महिला रेसलिंग में देश को पहला मेडल दिलाने वाली पहलवान साक्षी मलिक की ओर से अपनी ऑटोबायोग्राफी विटनेस में किए गए खुलासों को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इस विवाद में पहलवानों और उनके पारिवारिक मेंबरों के साक्षी पर पलटवार के बीच हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने दोनों पक्षों को आरोप प्रत्यारोप से बचने की सलाह दी है। साक्षी मलिक ने अपनी बुक में दावा किया कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने लालच में आकर एशियाई गेम्स 2023 के ट्रायल्स में छूट ली। इससे भारतीय कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ सेक्सुअल हरेसमेंट को लेकर शुरू किए गए पहलवानों के आंदोलन की छवि खराब हुई है। साक्षी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में यह दावा भी किया कि रेसलरों के आंदोलन के पीछे दंगल गर्ल के नाम से मशहूर बीजेपी नेता बबीता फोगाट का हाथ था। जंतर मंतर पर धरने की परमिशन हरियाणा भाजपा के नेता तीर्थ राणा ने ही दिलवाई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बाबा सिद्दीकी मर्डर, लॉरेंस के भाई के संपर्क में थे आरोपी, हत्या से पहले प्रैक्टिस की। रायगढ़ के जंगल में एक पेड़ पर 5 से 10 फायर किए थे। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल शूटरों ने उन पर हमला करने से पहले कम से कम 5 बार शूटिंग की प्रैक्टिस भी की थी। मुंबई पुलिस ने बताया कि शूटरों ने करजत खोपाली रोड के पास एक जंगल में निशानेबाजी का अभ्यास किया था। पुलिस के मुताबिक शूटरों ने बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाने से पहले रायगढ़ जिले में एक झरने के पास पेड़ पर गोली चलाने की प्रैक्टिस की। आरोपियों ने प्रैक्टिस के दौरान पेड़ पर 5 से 10 गोलियां चलाई। यह प्रैक्टिस शूटर्स ने इस साल सितंबर में ही की थी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट की हरियाणा पंजाब सरकार को चेतावनी, कहा सख्त आदेश देने को मजबूर न करें, जुर्माना कम लगाया, जानकारी भी गलत दी। जी हां दोस्तों, दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पंजाब और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी कोर्ट में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने गलत जानकारी देने पर पंजाब सरकार को फटकार लगाई। हरियाणा सरकार की कार्रवाई से भी सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आया। कोर्ट ने कहा है कि हमें सख्त आदेश देने के लिए मजबूर न करें। जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस ए अमनतुल्लाह और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने पंजाब और हरियाणा सरकार की खेतों में पराली जलाने से रोकने की कोशिशों को महज दिखावा बताया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। साइक्लोन दाना, ओडिशा में बारिश हुई शुरू, 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा, 500 किलोमीटर दूर है, 25 अक्टूबर को टकराएगा। 348 ट्रेनें रद्द, 10 लाख लोग शिफ्ट किए गए। जी हां दोस्तों, अंडमान सागर से उठा चक्रवाती तूफान दाना बंगाल की खाड़ी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तूफान का बाहरी हिस्सा ओडिशा के तट तक पहुंच चुका है। इसकी वजह से भद्रक जिले में बारिश भी शुरू हो गई है। तूफान फिलहाल 500 किलोमीटर दूर है। यह 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। साइक्लोन 25 अक्टूबर की सुबह ओडिशा के पुरी से करीब 200 किलोमीटर दूर भीतर कनिका नेशनल पार्क और धामरा पोर्ट के बीच टकराएगा। दोस्तों, इस दौरान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। पुरी में 3000 से ज्यादा पर्यटकों को सुरक्षित घर भेज दिया गया है। होटल की बुकिंग 4 दिन के लिए रोक दी गई है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। विमान धमकियों के मामले में सरकार का एक्स और मेटा से सवाल, खतरनाक अफवाहें रोकने के लिए आपने क्या किया, ये तो जुर्म को बढ़ावा देना हुआ। जी हां दोस्तों, विमानों को बम की धमकियों के मामले में बुधवार को आईटी मिनिस्ट्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक यानी कि मेटा और एयरलाइंस कंपनियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। सरकार ने पूछा कि आपने इन खतरनाक अफवाहों को रोकने के प्रयास के लिए क्या किया है। जो हालात हैं उनसे जाहिर होता है कि आप जुर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से इस मीटिंग के बारे में जानकारी दी गई है। पिछले 9 दिनों में ही 170 से ज्यादा विमानों को धमकियां दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक धमकियों के चलते एविएशन सेक्टर को करीब 600 करोड़ का नुकसान हो चुका है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आरएसएस को यह पसंद नहीं आया, फडणवीस का जिक्र कर राज ठाकरे के नेता का बड़ा दावा। दरअसल दोस्तों, राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अकेले महाराष्ट्र का चुनाव लड़ रही है, किसी दल से गठबंधन नहीं किया। इसी बीच कोथरूड सीट से पार्टी के उम्मीदवार किशोर शिंदे ने आरएसएस और देवेंद्र फडणवीस का जिक्र कर बड़ा बयान दिया है। किशोर शिंदे ने कहा है कि बीजेपी ने वोट के कारण 2 पार्टियों को फोड़ दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने खुद ही बोला है कि मैं फोड़ कर आया हूं, ये आरएसएस को पसंद नहीं आया है, इसलिए इस चुनाव में कुछ अलग फॉर्मेशंस होने वाला है।
चलिए जान लेते हैं अगली खबर। क्या शेख हसीना अब भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है? राष्ट्रपति शहाबुद्दीन बोले मेरे पास इस्तीफा नहीं, नाराज लोगों ने प्रेसिडेंट हाउस घेरा। जी दोस्तों, बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाने के बाद अब राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को हटाने की मांग तेज हो गई है। बांग्लादेशी न्यूज द डेली स्टार के मुताबिक राजधानी ढाका में हजारों लोग राष्ट्रपति भवन के सामने इकट्ठा हुए हैं। वे उनके शेख हसीना के इस्तीफे को लेकर दिए गए बयान से नाराज थे। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने रविवार को एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने बस सुना है कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन मेरे पास उनके इस्तीफे से जुड़ा कोई भी सबूत नहीं है। मैंने कई बार उनसे इस्तीफा लेने की कोशिश की थी, लेकिन शायद इसके लिए उनके पास समय नहीं था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव MVA में सीट शेयरिंग हुई तय। कांग्रेस 100-105, शिवसेना उद्धव ठाकरे 96 से 100, एनसीपी शरद पवार गुट 80 से 85 सीटों पर लड़ेगी। आज ऐलान हो सकता है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए राज्य की 288 सीटों के लिए मंगलवार को महाविकास अघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग तय हो गई है। करीब 4 घंटे तीनों पार्टियों के नेताओं की बैठक चली। बैठक के बाद शिवसेना उद्धव के नेता संजय रावत ने कहा कि MVA में सीट शेयरिंग फाइनल हो चुका है, अब कोई और मीटिंग नहीं होगी। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीट शेयरिंग का ऐलान करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक MVA में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को आधार बनाकर विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग तय की गई है। इसमें कांग्रेस 100 से 105, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट 96 से 100 और एनसीपी शरद पवार गुट 80 से 85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अन्य दलों को 3 से 6 सीटें मिल सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 138 अंक गिरकर 80,081 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 36 अंकों की गिरावट रही। ऑटो और एनर्जी शेयर्स फिसले। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में 23 अक्टूबर को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 138 अंकों की गिरावट के साथ 80,081 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 36 अंकों की गिरावट रही। ये 24,435 के स्तर पर बंद हुआ है। सेंसेक्स के दोस्तों आज 30 शेयरों में से 22 में गिरावट और महज 8 में ही बढ़त रही। ऑटो, एनर्जी और फार्मा शेयर्स में आज गिरावट देखने को मिली। महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर आज 3.22% की गिरावट के साथ निफ्टी 50 का टॉप लूजर रहा। दोस्तों आपको बता दें, एशियाई बाजार में जापान के निक्केई में 0.80% की गिरावट रही। वहीं कोरिया के कोस्पी में 1.12% और चीन के संघाई कंपोजिट में 0.52% की तेजी देखने को मिली। वैसे दोस्तों एनएससी के डेटा के अनुसार विदेशी निवेशकों FIIs ने 22 अक्टूबर को 3,978 करोड़ के शेयर्स बेचे थे। इस दौरान घरेलू निवेशकों ने 5,867 करोड़ के शेयर खरीदे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 78,703 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा सोना। इस महीने अब तक 3,506 रुपए महंगा हुआ। चांदी भी 99,151 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। जी दोस्तों, सोना और चांदी 23 अक्टूबर को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 452 रुपए बढ़कर 78,703 रुपए पर पहुंच गया। इससे एक दिन पहले सोना 78,251 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं दोस्तों चांदी की कीमत भी 779 रुपए की तेजी के साथ 99,151 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बिक रही है। दोस्तों इससे पहले चांदी 98,352 रुपए पर थी। यानी कि दोस्तों चांदी इस वक्त अपने ऑल टाइम हाई पर चल रही है और इस महीने अब तक सोना 3,506 रुपए महंगा हो चुका है। जबकि चांदी की कीमत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूरे साल भर में चांदी लगभग अब तक 27,000 रुपए महंगी हो चुकी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। मैरिटल रेप पर सरकार बोली सहमति बिना संबंध हमारा मुद्दा नहीं। CGI बोले बहस में समय लगेगा। 4 हफ्ते बाद दूसरी बेंच इस पर सुनवाई करेगी। जी दोस्तों, मैरिटल रेप पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील रखी। मेहता ने कहा कि यह मामला बहुत बड़ा है। हमारा तर्क यह नहीं है कि संबंध बिना सहमति के बनाए जा सकते हैं। इस पर बहस के लिए पूरा दिन चाहिए। इस पर CGI ने कहा कि हमें नहीं लगता है कि इस मामले पर दलीलें इतनी जल्दी खत्म हो पाएगी। हम इसे रियलिस्ट करते हैं, लेकिन दलीलें सभी को देनी होंगी। मामले की सुनवाई 4 हफ्ते बाद दूसरी बेंच करेगी, क्योंकि 10 नवंबर को CGI चंद्रचूड़ रिटायर हो जाएंगे। इससे पहले मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने से जुड़ी याचिकाओं पर गुरुवार को 3 घंटे सुनवाई चली थी। CGI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मामले की सुनवाई की थी। वैसे दोस्तों आपको क्या
क्या लगता है, क्या भारत में मैरिटल रेप को अपराध घोषित किया जाना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और यह भी बताइए अगर इसे अपराध घोषित कर दिया जाता है तो यह क्या तरीका होगा जानने का कि वाकई में रेप हुआ है या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। पेटीएम को नए यूपीआई यूजर्स जोड़ने की मंजूरी मिली। इस साल जनवरी में आरबीआई ने लगाया था कंपनी पर प्रतिबंध, शेयर में 7% की तेजी। जी हां दोस्तों, पेटीएम को एनपीसीआई ने नए यूपीआई यूजर्स को जोड़ने की मंजूरी दे दी है। पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने 22 अक्टूबर को इसकी जानकारी दी। यूपीआई यूजर्स को जोड़ने की मंजूरी के बाद पेटीएम के शेयर्स में आज करीब 7% की तेजी रही। यह 738 रुपए पर बंद हुआ। कल ये 5% गिरकर बंद हुआ था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका में मैकडोनाल्ड से बैक्टीरिया संक्रमण फैला, एक की मौत। हैम्प बर्गर खाने से 49 लोग बीमार, 10 राज्य प्रभावित। मेन्यू से हटाई गई कटी हुई प्याज और बीफ की पैटीज। जी हां दोस्तों, अमेरिका में मैकडोनाल्ड्स बर्गर से बैक्टीरिया संक्रमण ई कोली फैला है। मैकडोनाल्ड्स के क्वार्टर पाउडर हैम्प बर्गर खाने से एक शख्स की मौत भी हो गई। 49 लोग बीमार हैं, जिनमें से फिलहाल 10 हॉस्पिटल में एडमिट है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीडीसी के मुताबिक सितंबर के अंत में शुरू हुआ यह ई कोली वायरस अब तक 10 पश्चिमी देशों में फैल चुका है, जिसमें से ज्यादातर मामले कोलोराडो और नेब्रास्का में सामने आए हैं। बर्गर खाने से बीमार पड़ने की खबर सामने आने के बाद मैकडोनाल्ड ने क्वार्टर पाउडर हैम्बर्ग से कटी प्याज और बीफ पैटीज को हटा दिया है। फिलहाल जांच जारी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ऑनलाइन बेटिंग ऐप का ऐड कर विवादों में आए नवाजुद्दीन सिद्दीकी। महाराष्ट्र पुलिस की छवि खराब करने का लगा आरोप, कानूनी कार्यवाही की मांग। जी हां दोस्तों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हाल ही में एक विज्ञापन के चलते विवाद का सामना करना पड़ रहा है। एक हिंदू संगठन ने उन पर महाराष्ट्र पुलिस की छवि को खराब करने का आरोप लगाया। उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की गई है। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू जनजागृति समिति ने मुंबई पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र के पुलिस प्रमुख से नवाजुद्दीन के खिलाफ कार्यवाही करने की अपील की है। उनका कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग के एक विज्ञापन में पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाकर उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस की इमेज को नुकसान पहुंचाया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लॉरेंस से मिल रही धमकियों के बीच दुबई जाएंगे सलमान खान। 7 दिसंबर को होगा दबंग रीलोडेड टूर। टाइट सिक्योरिटीज के बीच काम कर रहे हैं एक्टर। जी हां दोस्तों, गैंगस्टर लॉरेंस और उसकी गैंग से लगातार मिल रही धमकियों के बीच सलमान खान ने एक बार फिर काम शुरू कर दिया है। एक्टर इन दिनों रियलिटी शो बिग बॉस 18 की शूटिंग में बिजी है। सुनने में आया है कि सलमान जल्द ही इंटरनेशनल शो दबंग रीलोडेड के लिए दुबई जाने वाले हैं। यह शो इसी साल 7 सितंबर को होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ओलंपिक की सफलता के बाद भारत की पहली हार। हॉकी में सरपंच साहब नहीं दिला पाए जीत। जी हां दोस्तों, जर्मनी ने हॉकी के मैच में भारत को 2-0 से हरा दिया है। जर्मनी की टीम इन दिनों 2 मैचों की सीरीज के लिए भारत दौरे पर है और सीरीज का पहला मुकाबला नई दिल्ली में खेला गया था। मैच का पहला गोल 4वें मिनट में हेनरिक मर्टजेंस ने किया। वहीं 30वें मिनट में कप्तान लूकस विंडफेडर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील कर दिया। जर्मनी ने अंत तक बढ़त बनाए रखते हुए 2-0 से मैच जीत लिया। साल 2014 के बाद दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेला गया यह पहला इंटरनेशनल हॉकी मुकाबला था, जिसे उम्मीद से काफी ज्यादा लोग लाइव देखने पहुंचे थे। दोस्तों आपको बता दें, जर्मनी हॉकी में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन है, जो एक युवा टीम लेकर भारतीय दौरे पर पहुंची थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, 1.5 करोड़ लोगों ने की एडवांस वोटिंग। मस्क का ऑफर, चुनाव से पहले वोटिंग पर रोज एक व्यक्ति को 8 करोड़ दूंगा। जी हां दोस्तों, अमेरिका में 6 नवंबर को वोटिंग होनी है। इससे पहले अमेरिका के कई हिस्सों में शुरुआती मतदान जारी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मंगलवार तक करीब 1.50 करोड़ से ज्यादा अमेरिकी वोट डाल चुके हैं। यह वोटिंग 47 से ज्यादा राज्यों में मेल यानी कि डाक के जरिए हुई है। चुनाव से पहले ही वोट देने की इस प्रक्रिया को एडवांस पोलिंग या प्री पोल वोटिंग कहा जाता है। अमेरिकी चुनाव में पहले भी एडवांस पोलिंग होती रही है। हालांकि पहले के चुनाव में प्री पोल वोटिंग में डेमोक्रेट्स का दबदबा रहा था, लेकिन इस बार कुछ प्रमुख राज्यों में रिपब्लिकन ने बढ़त बनानी शुरू कर दी है। राष्ट्रपति की रेस में शामिल उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शुरुआती मतदान के रुझानों के आधार पर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन समर्थकों को लुभाने में जुटे हुए हैं, ताकि उन्हें वोट करने के लिए भेजा जा सके। अमेरिकी चुनाव में ट्रंप का खुलकर समर्थन कर रहे एलन मस्क ने कहा है कि वो राष्ट्रपति चुनाव की तारीख तक हर रोज चुने गए किसी एक वोटर को $1 मिलियन यानी कि लगभग 8.40 करोड़ रुपए देंगे। दिलचस्प बात दोस्तों यह है कि यह स्कीम सिर्फ 7 स्विंग स्टेट्स के लिए लागू है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन भरा। बोली 35 साल पिता मां भाई के लिए कैंपेन किया, पहली बार अपने लिए समर्थन मांग रही। जी दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोड शो के बाद वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान उनके साथ भाई राहुल गांधी, मां सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। प्रियंका गांधी ने नामांकन से पहले कहा कि जब मैं 17 साल की थी तब मैंने पहली बार पिता के लिए 1989 में कैंपेन किया था। तब से इन 35 साल के दौरान मां भाई के लिए वोट मांगे, अब पहली बार खुद के लिए समर्थन मांग रही हूं। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड देश का ऐसा क्षेत्र है जहां से 2 सांसद हैं, एक आधिकारिक सांसद और दूसरा अनौपचारिक सांसद, दोनों वायनाड के लिए काम करेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बेंगलुरु में बारिश से 7 मंजिला इमारत ढही, 7 की मौतें। डिप्टी सीएम बोले प्रकृति को नहीं रोक सकते, जेडीएस बोली कांग्रेस ने दुर्दशा कर डाली। यह दोस्तों, कर्नाटक में भारी बारिश के कारण बेंगलुरु में 22 अक्टूबर को एक अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत ढह गई। बाबू सापला इलाके में इमारत ढहने के बाद 6 और शव बरामद किए गए हैं। इसके बाद हादसे में मरने वालों की संख्या अब 7 हो गई है। मलबे में 21 लोग फंसे हुए थे। 22 अक्टूबर की रात एक मजदूर का शव मिला था। 13 मजदूर बचा लिए गए हैं और 6 घायल हैं। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि भवन रेड्डी, जिसके नाम से बिल्डिंग बनाई जा रही थी, और ठेकेदार मुनियप्पा को हिरासत में ले लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि बिल्डिंग में सिर्फ 4 मंजिलें बनाने की इजाजत थी, लेकिन 7 मंजिल बनाई जा रही थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फिर 3 स्पिनर्स के साथ उतरेगी भारतीय टीम, गिल या राहुल में से किसी एक को मिलेगा मौका। जी दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत को पहले टेस्ट में 8 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी। दूसरे टेस्ट में भी भारतीय टीम का कॉम्बिनेशन वही रह सकता है जो पहले मैच में था, लेकिन इस बार कुछ नाम बदल सकते हैं। दरअसल दोस्तों, टीम फिर 5 बल्लेबाज, 1 विकेट कीपर, 3 स्पिनर और 2 फास्ट बॉलर्स के साथ उतरेगी। हालांकि अंतिम 11 फाइनल करने से पहले टीम मैनेजमेंट को 3 सवालों का जवाब तलाशना होगा। पहला, शुभमन गिल या केएल राहुल में से कोई एक ही खेल पाएगा। दूसरा, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा के साथ तीसरे स्पिनर कुलदीप यादव होंगे या फिर अक्षर पटेल होंगे। तीसरा सवाल, बुमराह के साथ सिराज होंगे या आकाशदीप। वैसे आपको इन तीनों में से किसी भी सवाल का जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत ने पहला T20 विश्व कप कब जीता था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत ने पहला T20 विश्व कप किस साल में जीता था तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाएं। और साथ ही दोस्तों अपने दोस्तों, मित्रों और परिवारजनों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।